हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आप सब पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। जैसे कि फ़र्स्ट पेपर में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि विश्व के जो प्रमुख संविधान हैं, जो उनकी प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करने के पश्चात जो हमारा खुद का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में हम पूरा जानेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ये आपका बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है। मैं डॉक्टर नीलम शर्मा सह आचार्य आपको इस पेपर को पढ़ाऊँगी। पहला जो चैप्टर है आपका इसमें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस चैप्टर में हम लोग ये अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो उस ब्रिटिश शासन से जिस प्रकार से पूरे स्वाधीनता संग्राम के दौरान जितना भी राष्ट्रवाद का पूरा समय रहा, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो सारा उसमें क्या क्या स्टेजेस थी, किस किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी थे और क्या इस पूरे इस घटना चक्र में कौन कौन सी ऐसी मेन इवेंट्स थे, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, डेट्स, किस किस तरह से ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ा। इसमें प्रमुख तौर पर ये प्रयास करेंगे हम समझने का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनकी स्थापना कब और कैसे हुई, कौन से घटक जिम्मेदार थे इनकी स्थापना के लिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन से थे, किस तरीके से ये लोग काम करते थे, इनकी कार्यप्रणाली क्या थी। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस प्रकार से कार्य कर रही थी तो उनकी नीतियाँ क्या थीं, किस प्रकार से ये लोग ब्रिटिश सरकार से अपनी बातों को आगे प्रेषित करते थे। उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें बीए पार्ट सेकंड में। उदारवाद का अर्थ है यहाँ पर कि जो इसको दूसरे शब्दों में ये भी करके हम देख सकते हैं कि नरम दल और गरम दल एक तरीके से जो जाना जाता है उस टाइम के जितने भी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में थे कि ये नरम दल के नेता, ये गरम दल के नेता। तो इसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पर, विषय के तौर पर, तो उसमें हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे नरम दल या गरम दल। हम प्रयोग करेंगे शब्दों का उदारवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का अर्थ है यहाँ पर कि जहाँ ऐसे जो नीतियाँ थी जिसमें कि उदार नीतियों को लेकर के, यानी कि शांतिप्रिय तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक आगे पहुंचाते थे। और इसमें उदारवाद में कौन से नेता थे, जैसे कि आप महात्मा गांधी को मान सकते हैं, लाला लाजपत राय को मान सकते हैं। इसमें आगे जितने भी नेता जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के साधनों से अपनी बात को रखने का प्रयास करते थे। और उग्र राष्ट्रवाद में जो कि दूसरे शब्दों में जिसको गरम दल माना जाता है, गरम दल के नेता थे। इसमें 3 प्रमुख नेता माने जाते हैं। लाल बाल पाल के नाम से ये तिकड़ी के तौर पर ये मशहूर थे, लाला लाजपत राय। मैंने आपको उदारवाद में बताया, जबकि ये उग्र राष्ट्रवाद में है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों में विश्वास नहीं रखते थे और इनके अनुसार मांगने जैसा, यानी कि प्रार्थना पत्र या धरना या प्रदर्शन या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात हम अगर ब्रिटिश सरकार के सामने रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से इन चीज़ों को नहीं मानेगी। इसके लिए दूसरे तरीके ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ऐसा इस उग्र राष्ट्रवाद के जो नेता थे उनका मानना था। फिर गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जब से 1914 में गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जब अपना पदार्पण किया तो उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, स्वाधीनता संग्राम की एक तरह से हम कह सकते हैं दिशा ही पूरी बदल गई थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या कुछ योगदान था, कौन कौन से उस समय पर, जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ, असहयोग आंदोलन, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके पश्चात क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। तो 1919 से 1947 तक का जो पूरा घटना चक्र है उसमें गांधी की क्या कुछ भूमिका रही इस राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है भारत में संवैधानिक विकास। अब ये दो आपके एक्ट्स हम पढ़ेंगे, दो अधिनियम। भारत में शासन अधिनियम 1919, ये द्वैध शासन के विशिष्ट संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, ये प्रांतीय स्वायत्तता के विशिष्ट संदर्भ में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात अगला टॉपिक है आपका संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि आज़ाद होने के पश्चात 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमने अपने स्वयं के संविधान का निर्माण शुरू किया। इस संविधान को बनने में आप सब लोग परिचित होंगे कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और संविधान निर्मात्री सभा में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से इस संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया, क्या कुछ इनके सामने समस्याएं आई, क्या इनकी कार्यप्रणाली थी, और सहमति, असहमति, सर्वसम्मति, किस प्रकार का इन्होंने एक विजन लेकर के चले कि कैसे चीज़ों को, कैसे नियमों को संविधान में शामिल किया जाए, वो सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। इस संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग जो आप सुनते हैं कि पूरा एक पैराग्राफ जो है, जो कि संविधान की प्रस्तावना, यानी कि उस प्रस्तावना में एक तरीके से संविधान की आत्मा की झलक हमको दिखाई देती है कि किस प्रकार का संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया। इसके बाद संघीय व्यवस्था की हम बात करेंगे। हमारा जो देश है भारत, उसमें प्रॉपर संघीय व्यवस्था नहीं है। जैसे कि संघीय व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और एकात्मक शासन का बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। लेकिन हमने ब्रिटेन की एकात्मक व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, इन दोनों के ऐसे विशेषताओं को, ऐसे फीचर्स को हमने अंगीकार किया है हमारे संविधान में, जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुकूल कार्य कर सकते हैं। तो हमारे संविधान को या सिस्टम को जो चीज़ें हमने ली हैं संघीय व्यवस्था में, इस कारण से इसे क्वाजी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्व, इनको समझने का प्रयास करेंगे। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, और राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको कि राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय, नीतियों का प्रारूप बनाते समय उनका ध्यान रखते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर आपका अगला टॉपिक आएगा संघीय कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, इन तीनों का, इनके क्या, किस तरीके से इनका निर्वाचन या मनोनयन जो भी है वो होता है, नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसके बाद इनके कार्य क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है, इनके अधिकारों की सीमाएं क्या हैं, कैसे ये कार्यपालिका जो है काम करती है, ये समझने का प्रयास किया जाएगा। संघीय संसद जो है, संसद आप जानते हैं नई दिल्ली में संसद भवन है, वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में कार्य होता है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का गठन किस प्रकार से होता है, रचना किस प्रकार से है, इनके कार्य, शक्तियाँ, भूमिका, किस किस प्रकार का क्या क्या कुछ डिटेल्स हैं, उन सबको हम आगे अध्ययन करेंगे। ये सारा मैं आपको बताऊंगी। उच्चतम न्यायालय का हम अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा नई दिल्ली में स्थित है, इसका उसमें 3 प्रमुख चीज़ें, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार हैं, कार्य हैं, वो उसका अध्ययन करने के अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करता है, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, इन 3 बिंदुओं को भी हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका अगला टॉपिक है सिलेबस में, कि किस प्रकार से, कैसे कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं,
जिसमें कि जैसे शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, एक पहला जिसमें कि 51% मेजॉरिटी चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, दूसरा जिसमें 51% प्लस 2/3 मेजॉरिटी, और तीसरा जिसमें कि 51% 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग और आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का संशोधन जो है वो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। संघ राज्य संबंध अगला टॉपिक है आपका, यानी कि क्योंकि फेडरल स्टेट है लेकिन संघ को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में संघ और राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं, क्या कुछ इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं इन संबंधों को सामान्य बनाए रखने में। संवैधानिक और विधिक आयोग कौन कौन से हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको हम समझेंगे। फिर राज्यों के शासन में राज्य व्यवस्थापिका यानी कि जैसे आपके राज्य की विधानसभा, फिर राज्य कार्यपालिका यानी कि चीफ मिनिस्टर हमारे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमारे गवर्नर, इनके कार्य शक्तियाँ और जो इनका सीमाएं हैं उनको हम समझेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, और कुछ राज्यों को विशेष दर्जा जो दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दलीय व्यवस्था भारत में किस प्रकार की है, बहुदलीय व्यवस्था ये है, आप सब लोग परिचित हैं इस बात से। तो किस प्रकार से ये दलीय व्यवस्था काम करती है, कौन कौन से किस प्रकार के दल हैं, नेशनल पार्टीज़ कौन सी हैं, रीजनल पार्टीज़ कौन सी हैं, किस प्रकार से इनका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भूमिका है। फिर भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति क्या है, कुछ जो चुनौतियां हैं उनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, इस प्रकार की चुनौतियां। और पंचायती राज और नगर निकाय, इसमें जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए थे, जिनके द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों की बात सामने आई थी, इनको बहुत संवैधानिक अधिकार जो प्रदान किए गए, इनकी महत्ता क्या है और इसके इन दोनों संविधान संशोधनों के पश्चात कितना कुछ चेंज आया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ये आपको मैं बताऊंगी डिटेल में। तो अगले वीडियो में आपको ये दोनों मैं आपको सिलेबस समझा चुकी हूँ। पहले वीडियो में फर्स्ट पेपर का मैंने आपको डिटेल में सिलेबस समझाया, दूसरे वीडियो में आपको सेकंड पेपर का सिलेबस मैंने आज समझाया है। अब इसके पश्चात हम फर्स्ट पेपर का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ब्रिटेन का संविधान जो है उसके बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू।